बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उस टॉपिक के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस, टू सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे करते हैं। उसमें मैंने आपको रिस्क रिटर्न के फार्मूलाज करवाए थे, पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न का हमने फार्मूला पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा फार्मूला विच इज कैपएम मॉडल। कैपएम मॉडल स्टैंड फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एनी आइडिया अबाउट दिस मॉडल बेटा? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किसी सब्जेक्ट में पढ़ा हो कि ये क्या होता है? यस नो में बोला करें बेटा, यस नो में मुझे आंसर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सर फर्स्ट टाइम सुना है इसके बारे हाँ, में। बस इतनी सी बात है कि सर नहीं पढ़ा, दैट्स इट, बस बात खत्म होगी। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हमने रिस्क पढ़ा था बेटा दो तरह का। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशन दी थी तो मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। यानी टोटल रिस्क होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या फर्क होता है? ये आपके सामने स्लाइड में आपको शो भी हो रहा होगा, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट डज मीन बाय सिस्टमैटिक रिस्क एंड व्हाट डज मीन बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क? एनी आइडिया? सर सर सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक रिस्क रिस्क जी जी, बोलें जी बेटा, फीमेल साइड से बोल रही थी जी, बोलें। सिस्टमैटिक रिस्क है जो कि सर नो कंट्रोल में नहीं हो सकता, जो ना डाइवर्सिफाई भी नहीं हो सकता। सर कोई भी क्राइसिस आ सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई जैसे कि अब कोरोना था। इस टाइप का रिस्क जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है, जबकि अनसिस्टमैटिक है ड्यू टू इंटरनल प्लानिंग और कंट्रोल बाय कंपनी। और सर ये कंट्रोल किया जा सकता है कंपनी का। ओके, हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल सही बोला, कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है बेटा, ये आसान अल्फाज के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो कंपनी अपने एक्सटर्नल फैक्टर से फेस करती है। यानी ये वो रिस्क होता है जो कंपनी को फेस करना ही पड़ेगा। इसकी एग्जांपल हो सकती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया खुदा ना खास्ता, उस मुल्क के हालात खराब हो गए, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क होगा। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज चेंज कर दी, ये रिस्क अनडाइवर्सिफाइबल होता है, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ये आपको फेस करना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि जिस मुल्क में आप जाएंगे उस मुल्क के कवानीन को आपको मानना पड़ेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो आपके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपको फेस करना पड़ता है, जिसकी एग्जांपल अभी उन्होंने दी भी कि पुअर प्लानिंग हो गया, कि आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गलत ले लिया, या आपने कोई आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। तो ये वो रिस्क है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो कैपएम मॉडल क्या होता है? कैपएम मॉडल एक ऐसा मॉडल है which shows the relationship between systematic risk and return। यानी द मॉडल which shows the relationship between systematic risk and return। यानी ये मॉडल ये कहता है कि अगर किसी कंट्री में सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होगा, यानी वो रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसका रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इस रिलेशनशिप को जो मॉडल शो करेगा, दैट मॉडल नेम इज कैपएम मॉडल। दोबारा सुन ले, द मॉडल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न, नॉट अनसिस्टमैटिक। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, वो रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान के इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब जिस तरह आजकल आप देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, पीडीएम बना हुआ है। अब आप कहते हैं यार मैंने पाकिस्तान में कोई बिजनेस लॉन्च करना है, इसका मतलब है कि आपको इस वक्त पाकिस्तान में सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, बजट आने वाला है इस साल नया, पता नहीं बजट में गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो इस चीज का आपके रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो मॉडल रिप्रेजेंट करेगा, दैट मॉडल इज शोज एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये मॉडल ये कहता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होगा तो वहां रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, और अगर किसी कंट्री के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क कम है तो वहां रिटर्न मिलने के चांसेस भी कम है। बेटा हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न वाला हमने पहले भी ये चीज पढ़ी है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ हाई लॉस भी है। अगर सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज्यादा है किसी कंट्री के अंदर और आप वहां पे चले जाते हैं और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, तो फिर वहां पे लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। तो अभी आप लोग इसका जो है फॉर्मूला वो नोट करेंगे, मैं आपको स्लाइड में शो करूंगा फॉर्मूला। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को नोट करना है, एंड देन जो है मैं आपको इसके बताता हूँ कि इसमें चीजें क्या क्या आती हैं। ये मैं यहाँ से आपके सामने ये फॉर्मूला शो कर रहा हूँ, आप जस्ट राइट ऑन द फॉर्मूला, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ओके, आप ये फॉर्मूला नोट करें बेटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपएम मॉडल, दैट इज आर इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, लिख लें अपने पास। आई विल एक्सप्लेन कि ये आर क्या है, आर एफ क्या है, बीटा क्या है,
RM क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और यही वन लाइन फार्मूला आपको मैं भी थोड़ा सा एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके ऊपर। इसमें से क्या क्या चीज मिसिंग हो सकती है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। जस्ट पहले फार्मूले को नोट कर लें, लिख लें इसको, सभी स्टूडेंट लिख लें, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस देने हैं तो फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। R इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये जो नीचे लिखा हुआ है RM RF और ये जो RJ लिखा हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा जो लेफ्ट साइड पे R है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये जो आपके लेफ्ट साइड पे R बार लिखा हुआ है, जिसके नीचे J लिखा हुआ है, J का मतलब होता है जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जो भी है, ये उसका उस कंट्री का आ जाएगा। अगर आप किसी सिक्योरिटी का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम आ जाएगा, पेप्सी, कोक, नेस्ले, जो भी आप निकाल रहे हैं। RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रिटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है? ये वो कम से कम रिटर्न होता है जो कि आपको 100% श्योरिटी होती है कि ये तो मुझे मिलना ही मिलना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार अगर मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो कम से कम इतना तो मुझे प्रॉफिट होना ही होना है, इससे ज्यादा मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन इससे कम नहीं मुझे मिलेगा, इतना तो मुझे मिलेगा। या आप ये कह लें कि वो कम से कम रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्क फ्री रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं अगर मैं पाकिस्तान में जाऊंगा तो मैं कम से कम 2% तो जरूर कमाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो दैट रिटर्न यानी वो रिटर्न जिसके ऊपर आपको किसी किस्म का रिस्क फेस नहीं करना पड़ता, या जिसके ऊपर रिस्क ना होने के बराबर होता है, दैट रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क फ्री रिटर्न। एंड दिस इज बीटा। बीटा स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। ये जो बीटा है ये सिस्टमैटिक रिस्क को शो करेगा। हायर द बीटा हायर विल बी द रिटर्न। हमने अभी डिस्कस किया कि जो कैपम मॉडल है बेसिकली इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न। RM क्या है बेटा? दिस RM स्टैंड फॉर मार्केट रिटर्न। RF क्या है? वो कम मिनिमम रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप लेंगे, और RM क्या है? वो रिटर्न जो मार्केट आपको देगी। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिक्योरिटी है, आपने से कहा कि यार इसको कम से कम मैंने 7 रुपए का मार्केट में बेच के आना है, कम से कम मैंने 7 का बेचना ही बेचना है। अब मार्केट में गए तो मार्केट का रेट इंक्रीज कर गया, तो आपको 7 रुपए की बजाय वो सिक्योरिटी आपकी 10 रुपए में बिक गई। यानी 7 रुपए क्या हो गया? वो कम से कम रिटर्न, दैट इज RF। लेकिन जब मार्केट में गए तो मार्केट में कितने का बिक गई? वो मार्केट में वो बिक गई 10 रुपए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा मिले। अब ये देखें, RM माइनस RF, बिकी 10 की, एक्सपेक्ट किया था 7 का, तो RM माइनस RF को जब हम माइनस करेंगे तो 3 रुपए आपने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। तो याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट में RM माइनस RF लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्केट प्रीमियम। इसको हम मार्केट प्रीमियम भी कहते हैं कि आपको मार्केट ने क्या दिया और आपने क्या एक्सपेक्ट किया, दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मार्केट प्रीमियम। याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल आएंगे तो अगर उसने आपको डायरेक्ट मार्केट प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसका मतलब है कि उसने आपको RM माइनस RF करके दिया है, आपने सिर्फ यहाँ पे डाटा पुट कर देना है। लेकिन अगर उसने आपको RM अलग दिया है, RF अलग दिया है, तो फिर हमने RM को अलग पुट करना है, RF को अलग पुट करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मार्केट प्रीमियम इज 10%, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 10% है वो RM माइनस RF को करके माइनस करके 10% लिखा है, तो आपने सिर्फ इसकी जगह पे 10% पुट कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि RM माइनस RF स्टैंड फॉर मार्केट, क्या मैंने क्या बोला बेटा? मार्केट प्रीमियम का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपल RM स्टैंड फॉर मार्केट रिटर्न, RF स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रिटर्न, और जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मार्केट प्रीमियम। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला? अच्छा, अब आप अब देखें कि जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि कैपिटल जो कैपम मॉडल है वो क्या शो करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न। तो ये देखें बेटा, ये जो R है दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। अब हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर बीटे को हम चेंज करते हैं तो इसका रिटर्न के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। दिस रिलेशनशिप इज शोज एज कैपम मॉडल। जी बेटा, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? माइक म्यूट करें बेटा अपने, अगर जब आप क्वेश्चन नहीं पूछना तो माइक म्यूट किया करें। ओके, तो अभी हमने क्या बोला बेटा कि ये R जो है दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड दिस इज बीटा। तो पूरे मॉडल के अंदर बेसिकली ये दो चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस R एंड दिस बीटा। ओके, इसके लिए अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा, आप लोग अभी इस फॉर्मूले को अपने सामने रखिएगा। चलिए मैं कोई 3 कंट्रीज लेता हूँ, कंट्री A, कंट्री B एंड कंट्री C। ओके, मैं इसका डाटा अज्यूम कर रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि कैपम मॉडल क्या हमें शो करेगा कि रिटर्न के ऊपर क्या फर्क पड़ता है।
ओके, RF मैं लिख लेता हूँ पहले दोनों का। मैं कहता हूँ जी RF है और उसके बाद में आपको दे देता हूँ जी RM क्या है इन तीनों कंट्रीज का, और उसके बाद में आपको दे देता हूँ जी इनका बीटा क्या है। ओके, कंट्री ए का सपोज करें, मैं कहता हूँ ये तीनों का RF सेम है, फॉर एग्जांपल 8%, 8% एंड 8%। ओके, RM में कह लेता हूँ फॉर एग्जांपल जी इनका है 12%, तीनों का, तीनों कंट्रीज का जो RM है वहां पे आपको मार्केट रिटर्न मिलने का चांस भी तीनों मुल्कों में सेम है। यानी ये ऐसे 3 मुल्क है जहां पर रिस्क फ्री रिटर्न मिलने का चांस भी सेम है और जहां पे मार्केट रिटर्न मिलने का चांस भी सेम है। लेकिन फर्क क्या है, तीनों मुल्क की जो कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन कह लें, जो उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। कंट्री ए का जो बीटा है वो 0.5 है, फॉर एग्जांपल कंट्री जो 2 है उसका जो बीटा है वो 1 है, और कंट्री सी जो है उसका जो बीटा है वो 1.5 है। चलें बेटा तीनों की कैलकुलेशंस करें, निकाल लें, फॉर्मूला लगाएं, R इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। पुट द डाटा, पहले कंट्री ए का निकालें, फिर बी का निकालें और फिर सी का निकालें। सिर्फ बीटा चेंज होगा तीनों सिचुएशन में, बाकी डाटा सेम है। RF की जगह पुट कर दें आप 8%, अगर परसेंटेज में पुट करेंगे तो बेटा सेम वही लॉजिक, अगर परसेंटेज में पुट करेंगे डाटा तो आंसर परसेंटेज में आएगा, पॉइंट खत्म करके पुट करेंगे तो भी ठीक है। RF लिखें 8 आ गया कंट्री ए का, ये मैं एक पुट कर रहा हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा, प्लस बीटा है जी इसका 0.5, 0.5 इंटू, और RM है जी इसका 12 माइनस 8 जी। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। पहले आपने करना ये है कि पहले इसको जो ब्रैकेट वाला इसको हल करें, 12 में से 8 निकालें, 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 0.5 के साथ, आई थिंक 2 आ जाएगा। देखिए यही आंसर आ रहा है, और ये जो आपके पास आंसर निकलेगा दैट इज 10%। करके देखें सॉल्व सभी लोग, देखिए यही आंसर आ रहा है जो मैंने पुट किया। यस सर यही है। आप बी का भी निकालें, बाकी लोग निकालें, सिर्फ बीटा चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा बीटा। ये निकला ए का, कंट्री बी का भी निकालें, उसको मुझे सिर्फ आंसर बता दें क्या आ रहा है। 8.4%। 8.4 नहीं बेटा, गलत निकाला है, दोबारा दिखा लें। सर 12%। हाँ 12% ठीक है। कंट्री बी का आपने आर निकाला 12%। पहले आपने बेटा माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ऐड करना है। इसी तरह कंट्री सी का बताएं क्या आया। 14% सर। 14%। ये आपके सामने बेटा 3 आर आ गए। कंट्री ए में जाएंगे तो वहां पे आपको जो रिटर्न मिलने के चांस है वो 10% है, कंट्री बी में जाएंगे तो 12%, कंट्री सी में जाएंगे तो 14%। क्या हो रहा है बेटा, क्या चीज आपको समझ आ रही है? इन तीनों आंसर्स में क्या चीज समझ आ रही है? आंसर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? यानी आपका जो रिटर्न है वो बढ़ रहा है या रिटर्न कम हो रहा है हर कंट्री में? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसकी रीजन क्या है? डाटा तो नहीं ना मैंने चेंज किया, डाटा तो मैंने सर सेम रखा। बीटा इंक्रीज हो रहा है। नहीं, टाइम भी में कोई टाइम की मैंने बात नहीं की, कोई फार्मूला में कहीं भी टाइम का जिक्र तक नहीं आया। इस पूरे फार्मूला में कहीं आपने टाइम पुट किया? सर सिस्टमैटिक रिस्क इंक्रीज हो रहा है। सर इसमें बेटा जो आपने जो डाटा हमें दिया सर उसमें भी डिफरेंस है ना, इस वजह से भी। सिर्फ बीटा, वही बता रहा हूँ ना, सिर्फ बीटा चेंज हो रहा है ना। देखो मैंने सिर्फ बीटा चेंज किया, बाकी डाटा तो नहीं ना चेंज किया मैंने। RF भी तीनों कंट्री में सेम है, RM भी तीनों कंट्रीज में सेम है, सिर्फ चेंज क्या किया, बीटा चेंज किया। यानी जैसे जैसे मैंने बीटा को बढ़ाता जा रहा हूँ, 0.5 से मैंने बीटा 1 किया तो आपका रिटर्न भी बढ़ गया। 1 से बीटा जो है 1.5 किया तो रिटर्न आपका 14% हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल ये प्रूव कर रहा है कि हायर द बीटा हायर विल बी द रिटर्न। अगर किसी कंट्री के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है तो वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। हालांकि सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बड़ी लॉजिकल सी बात है कि यार ये क्या बात हुई कि सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा है। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमें वहां पर रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा है। ये तो बड़ी एक, अगर सोचा जाए तो बड़ी मतलब इलॉजिकल सी बात है। ऐसा क्यों है?
क्यों रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपको ऐसे मुल्कों में? अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो आप क्यों जाएंगे पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए? बेटा उसकी रीजन ये होती है, मैं बता देता हूँ सर ये आपको। सिस्टमैटिक रिस्क कम होगा उधर। अगर सिस्टमैटिक रिस्क कम होगा तो रिटर्न मिलने के चांस कम है। देखें, जब सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होता है तो कोई भी उस मुल्क में जाने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अगर आप डिसीजन ले लेते हैं जाने का और आप वहां पे जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या होगा? थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। जी, क्यों रिटर्न ज्यादा होगा? चीजों को थोड़ा अटैच करें बेटा। क्यों रिटर्न ज्यादा होगा? क्योंकि मार्केट में कंपेटिटर कोई नहीं होगा आपका, आपकी मार्केट में मोनोपोली होगी। देखिए ना, अगर एक पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इस वक्त देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है सिर्फ 3 कंपनियों की जो है उनकी मोनोपोली है। और एग्जांपल ले लें, मोबिलिंक की एग्जांपल ले लें। जब पाकिस्तान में मोबिलिंक आया था उस वक्त किसी भी कंपनी ने आने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उस वक्त भी ऐसे ही थे। हमारे को हालात शुरू से भी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसने रिस्क लिया और वो सक्सेसफुल हो गई। और जब वो सक्सेसफुल हुई तो बेटा क्या हाल है कि जितनी कंपनियां बाद में ही उसने उतना कमाया होगा जितना मोबिलिंक कमा चुका है पाकिस्तान से। उस वक्त सिम 10-10 हजार की, 15-15 हजार की सिर्फ सिम आती थी। अब तो फ्री मिलती है सिमें आपको। उस वक्त कॉल करने पे भी पे करना पड़ता था, कॉल सुनने पे भी पे करना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क ले लेते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि मार्केट कंपटीशन आपको ज्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे एंड पे भी रहे, आपने रिस्क लिया और आप फ्लॉप हो गए तो हाई लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ एक और टर्म यूज किया करें, हाई लॉस। लो रिस्क लो रिटर्न के साथ एक और टर्म यूज किया करें, लो लॉस। तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो यू विल अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। और यही मॉडल बता रहा है कि अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क लेते हैं तो रिटर्न मिलने के चांसेस वहां पे ज्यादा है। उसकी मैंने रीजन बता दी, उसकी मैंने लॉजिक बता दी कि वहां पे आपकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। दैट्स व्हाई यू विल गेट मोर प्रॉफिट देन अदर कंपनीज। और फिर जब मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल मैंने आपको मोबिलिंक की दे दी, फिर यूफोन आ गया, फिर टेलीनॉर आ गया, फिर जोंग आ गया आपके सामने। जैसे जैसे कंपनीज बढ़ती गई प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगी। लेकिन जब तक वो कंपनियां नहीं थी उस वक्त तक सिर्फ मोबिलिंक ने ही पैसा कमाया पाकिस्तान से। लेकिन अगर मोबिलिंक आता और हम उसको एक्सेप्ट ना करते तो उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी की सारी उसकी जाया हो जाती है, उसको ह्यूज लॉस जो है वो बियर करना पड़ता। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटा? लॉजिक समझ आ गई? सर हाँ ये जी। जो दोनों आपने कंसेप्ट बताए हैं, लॉस और हाई, जो हमें रिस्क लेना होगा, इसमें सर डिफरेंस जो होगा वो कंपेटिटर का होगा, और कंपेटिटर है तो फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा फिर। मतलब आपकी सक्सेस और फेलियर पर डिपेंड करेगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस आपकी जो मार्केट है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं, तो फिर ये जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मे पॉसिबल अगर वो एक्सेप्ट ना हुआ बिजनेस और वहां से रिजेक्ट हो गया, बेटा आपने मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, या पढ़ रहे होंगे, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। तो मार्केटिंग जी के अंदर सर, आप जी लोगों सर। ने क्वार्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, पढ़ा हुआ ये टॉपिक के नहीं? जी सर। पढ़ा हुआ। उसमें क्या सिखाया जाता है? यही सिखाया जाता है ना कि जब आप किसी जगह पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है या नहीं है, वहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कितनी है, वहां पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कितनी है। तो बेसिकली जहां पे आप बिजनेस करने जा रहे होते हैं उसकी मार्केट अगर वो बिजनेस एक्सेप्ट कर लेती है तो यू विल गेट यू। देखिए लोग यही तो डर रहे होते हैं कि पता नहीं वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं डर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, आप नहीं डर रही, आप कहती यार देखी जाएगी जो होगा। और आपने वो जब वहां पे इनिशिएटिव लिया, रिस्क लिया जाने का, और वो मार्केट में इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं पीछे रह गया, आप आगे निकल गए। अब आप उस वक्त तक एंजॉय करोगे जब तक मैं डिसीजन नहीं लेता वहां आने का, यानी जब तक कंपटीशन नहीं आएगा। तो वहां पे आपकी मोनोपोली बन जाएगी। तो मार्केट में हाँ, लेकिन आपने रिस्क ले लिया लेकिन मार्केट ने वो बिजनेस एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या होगा कि जितना पैसा आपने लगाया था, ये जो आप 10-12-14% प्रॉफिट देख रहे हो, यही 10-12-14% में भी आपका लॉस होना शुरू हो जाए। मतलब अब कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब सिस्टमैटिक रिस्क किसी कंट्री में ज्यादा होता है तो बेटा हर बंदा चाहता है कि हमने ऐसे मुल्क में, फॉर एग्जांपल अब अगर ईरान, अफगानिस्तान, शाम के अंदर इस वक्त जंगें लगी हुई हैं, आपको पता ना कि वहां पे बमबारी होती है, वहां पे अक्सर होता है, वहां पे सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं वहां पे कोई बिजनेस इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टेक्सटाइल मिल लगाना चाह रहा हूँ वहां पे। बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो नहीं जाएंगे उन कंट्रीज के अंदर क्योंकि वहां पे वॉर लगी हुई है। लेकिन अगर मैंने इनिशिएटिव ले लिया और वहां पे लोगों को जरूरत भी है, वहां पे डिमांड भी है उस चीज की, तो सारी बात, उन्होंने कपड़े भी तो पहने, उनको चीजें बाहर से महंगी पड़ रही है, और मैंने वहां सक्सेसफुली इनिशिएटिव ले लिया, तो क्या होगा, मेरी वहां मोनोपोली होगी बेटा।
क्योंकि वहां पे मार्केट में कोई कंपेटिटर नहीं मिलेगा मुझे ज्यादा तो मुझे टफ कंपटीशन दे सके। सो दैट्स व्हाई जो ये मेरा अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये सिस्टमेटिक रिस्क लेना मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि वो जो मैंने पैसा लगाया होगा वो लॉस में कन्वर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न हम हमेशा पढ़ते हैं कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, हम ये अक्सर पढ़ते हैं फाइनेंस में। लेकिन साथ में ये भी देखें कि ज्यादा लॉस भी फिर होगा। आपने एक नई कंपनी मार्केट में आई, बिल्कुल न्यू, आप नहीं जानते एबीसी कंपनी, आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, मैं डरता हूं मैंने नहीं खरीदे। अब आपने खरीद लिए तो आपने हाई रिस्क लिया। अब अगर वो कंपनी बहुत अच्छी निकल आती है तो उसके शेयर की प्राइसेस में पॉसिबल दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हाई रिस्क के साथ आपको हाई रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो जाया होगी। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ हाई लॉस को भी हमेशा कहना है आप लोग। जी, और भी क्वेश्चन बेटा? अच्छा, अब इस फॉर्मूले में देखें 4 चीजें हैं बेटा। एक आर है जो हमने कैलकुलेट करना है, एक आर एफ है, एक बीटा है, और एक आपके पास आर एम है। इन चारों में से अगर मैं आपको कोई 3 वैल्यूज गिवन कर दूं तो चौथी निकाल सकते हैं आप लोग? मैं मतलब इसमें से चल फॉर एग्जांपल चलें, एकदम मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखता हूँ, आप इसको भी सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताएंगे। मैं आपसे कहता हूँ जी कि एक आर एफ जो है वो हमारे पास, अब आपने इस क्वेश्चन को नोट करते जाना है, 9%। आर एम जो है वो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 15%। और ये मैं आपको आर बार दे रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जी आपके पास है 11%। अब आपसे मैं कहता हूँ जी कैलकुलेट बीटा, निकालें बीटा क्या निकलेगा। डेटा पुट करें, इक्वेशन को आगे पीछे करें, प्लस माइनस इधर उधर, जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैथ के अंदर, और बीटा कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं कितना आ गया। जी बीटा कितना आ रहा है? पुट करें डेटा, आर एफ में पुट करें 9%, आर एम में पुट करें 15%, आर बार में पुट करें 11% जो बाहर है। इक्वेशन को आगे पीछे करें एंड टेल मी द आंसर ऑफ बीटा। 0.33 सर। जी 0.33। बाकी किसी और ने किया हो बेटा, वो भी जरा कंफर्म कर लेने की, यही आ रहा है? हाँ जी सर, यही है 0.33। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कैलकुलेट द मार्केट प्रीमियम। डिफरेंस 6 का ही है, 15 माइनस 9 बस आपने मुझे मार्केट आंसर प्रीमियम। बताना है कि सर इतने परसेंट, दैट्स इट। आपने कहना 15 माइनस 9 कितना आ गया, दैट इज 6%। अच्छा चलें, अभी मैं आपसे, अब मैं इस डाटे को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आर एफ 9% है, आर एम जो है फॉर एग्जाम्पल वो 14% है। ये मैं अब चेंज करने लगा हूँ। चलें, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो मैंने अभी लिखा, कैलकुलेट इट। जिस पे क्वेश्चन मार्क है वो दोनों चीजें आपने मुझे बतानी है।
सर RM14 आ रहा है। RM14 आ रहा है जी। बाकी लोग मार्केट प्रीमियम भी बताया कितना आ रहा है। हाँ जी सर, RM आ गया है 14। और इसी तरह मार्केट प्रीमियम आपका क्या होता है, RM माइनस RM। 5 है सर। ओके चलें, अब मैं थोड़ा सा इस चीज को और चेंज करने लगा हूं। Okay, solve this one. अब मार्केट प्रीमियम आपको 7% दिया है, तो आपने RM माइनस RF की जगह पे क्या पुट करना है, 7% पुट कर देना डायरेक्ट। जी पहले तो बताएं R कितना आ रहा है, ये वाला R बताएं कितना R बार कितना आ रहा है। 12.5। जी आपने मुझे बताना बेटा, R इज इक्वल टू, इसमें पुट करें 12.5 सर। 12.5। यस सर। ओके, अब आप RM निकालें। RM कैसे निकालेंगे? अब RM निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था मार्केट प्रीमियम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, RM माइनस RF। ये बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये जो अभी फार्मूले में लिखा हुआ है अभी आपके सामने। तो मार्केट प्रीमियम आपको गिवन है, तो यहाँ मार्केट प्रीमियम की जगह पे पुट कर दें आप कितना, 7%, जो कि अभी क्वेश्चन में भी गिवन है। RM आपने फाइंड करना है, RF आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 9%, तो निकाल लें यहाँ से। ये 9% होता जाकर प्लस हो जाएगा, तो 9 जमा 7 कितना हो गया, 16%। 16। ऐसे इस तरह से कहने का मतलब यह है कि इन चार चीजों में से कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, छोटी छोटी। ठीक हो गया, यहाँ पे बेटा हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। अभी ये हमारी वीडियो एंड हो रही है, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे अभी। CR साहब बैठे हैं दोनों क्लासेस के? जी जी यार बेटा, आप दोनों ने दोबारा ना जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सिर्फ उनकी लिस्ट बना लेनी है अभी, ठीक है, क्लास में जो प्रेजेंट है इस टाइम पे। ओके सर। और मुझे अपने प्रेजेंट की लिस्ट भेज देनी है। ये लोग जो क्लास नहीं ले रहे, इनको पता चल जाएगा एग्जाम के अंदर कि इनके साथ क्या होता है। इन लोगों ने जो नॉन सीरियस ओके सर। लिखा हुआ है ना, दे विल सी। सर लेक्चर के लास्ट में सेंड करनी है, आपको अभी कर दें? अभी क्लास हमारी चल रही है, फिलहाल नोट कर लेना, उसके बाद जब क्लास खत्म होगी उसके बाद भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है सर, ठीक है। दोबारा ज्वाइन करें बेटा मुझे।